हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ शेर सिंह वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज बच्चों हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 6। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6, त्रिभुज ट्रेंगल्स। प्रश्नावली 6 का नाम है त्रिभुज ट्रेंगल्स। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मुझे त्रिभुज समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन लगता है। आज जो बच्चा ये वीडियो पूरा देख लेगा उसके त्रिभुज पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। तो पहले बच्चों त्रिभुज को थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक त्रिभुज में क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज के बारे में हम जानते तो हैं, थोड़ा शुरुआत से देखते हुए चलते हैं ताकि त्रिभुज को हम बारीकी से समझ सकें, कोई चीज़ हमको कठिन ना लगे। तो बच्चों त्रिभुज देखो, त्रिभुज को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से बांट सकते हैं? दो प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? देखो इसको इधर, कौन कौन से प्रकार से बांट सकते हैं। तो त्रिभुज को बच्चों हम दो प्रकार से ऐसे बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसको हम दो प्रकार से बांट देंगे। तो पहले कैसे बांटेंगे? देखो, पहला त्रिभुज का जो प्रकार है वो क्या होता है, हम उसको भुजाओं के आधार पर भी बांट सकते हैं। भुजाओं के आधार पर। और इस त्रिभुज को हम कोणों के आधार पर भी बांट सकते हैं। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइम टू टाइम देख सकें इसको। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर बच्चों त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समझ लो कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो नंबर एक देखो, नंबर एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और नंबर दो पे होता है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर तीन पे बच्चों आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इनके बारे में इनकी सब पूरी जानकारी देंगे, आपको चित्र से समझाएंगे। विषमबाहु त्रिभुज, पहले इसके बारे में थोड़ा आपको समझा दें कितने प्रकार किसके क्या होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे ही बच्चों कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक देखिए, कोणों के आधार पर नंबर एक पे होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपने कभी अगर नहीं सुना है, त्रिभुज नहीं पढ़ा है, पहली बार भी अगर चैनल पे आए हो, पहली बार त्रिभुज को पढ़ रहे हो, तो भी आपको गारंटी से कहते सरल लगेगा। तो देखिए, न्यून कोण के बाद उसका दूसरा प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और उसका जो तीसरा टाइप बच्चों होता है, जो उसका तीसरा प्रकार है, वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए, हमने यहाँ से जानकारी प्राप्त करी कि त्रिभुज जो है इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे बच्चों कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? नंबर एक न्यून कोण त्रिभुज, नंबर दो समकोण त्रिभुज और नंबर तीन अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। इनके प्रकार तो हमने समझा दिए हैं, अब इनके बारे में समझाते हैं कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इन सब की आपको विस्तृत जानकारी देंगे, जो कि आपके इस चैप्टर में काफ़ी लाभदायक होगी। अगर ये समझ में नहीं आई है तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इतना लिख लो, उसके बाद समझाते हैं आगे। अब बच्चों, हमने आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार बताए थे। तो पहला प्रकार हम देखते हैं। पहला हमने क्या बताया था? पहला हमने बताया था आपको समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार जो उसका था समबाहु त्रिभुज। ये किसके आधार पर हम बता रहे हैं? अब भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज, इसको पहले नाम से ही समझ लो। सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज माने त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सब भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं समान हो या तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसको जरा समझ लो यहाँ से। वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अपने आप लिख लेना,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए इसको चित्र द्वारा, एक हमने त्रिभुज ले लिया यहाँ पर, ये त्रिभुज मैंने बना लिया, देखो यहाँ पर। अब त्रिभुज बनाया है, इसका नाम दे दिया है ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। हमने त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। इसकी भुजाएं क्या है, एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी है या सी है, हम कर सकते हैं। तो अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, अगली वाली बी सी भी 5 सेंटीमीटर की है और सी ए भी 5 सेंटीमीटर की है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज समबाहु है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आगे देखो, एक त्रिभुज हमने और ले लिया, इसकी भुजा 7, मान लो 7 सेंटीमीटर है, अगली वाली भी 7 सेंटीमीटर है और अगली वाली भी 7 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं ये भी त्रिभुज समबाहु है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजा बराबर हो। नाम दे दो कुछ, पी क्यू आर, हमने नाम दे दिया इसका पी क्यू आर। तो बच्चों आगे समझ लो, देखो एक चित्र देख लो, एक हमने त्रिभुज यहाँ पे ले लिया है और अब मान लो, समझ लो, त्रिभुज का नाम दे दो, नाम कहीं से भी दे दो, क्रम से नाम लिखते चलो, ए बी सी, चक्र द्वारा ए बी सी, कहीं से नाम ए बी सी लिख सकते हो। हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। अब बच्चों समझ लो, इसकी भी कोई भुजा का नाम दे दो। एक भुजा मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर की है, तो अगली भी 2 सेंटीमीटर की होगी और अगली भी 2 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ बच्चों गौर करो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वो समान हैं। जब 3 भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी समान होंगे। क्या समान होंगे, तीनों कोण भी समान होते हैं। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हो तो तीनों कोण भी समान होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देख लो, पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के जो बच्चों 3 कोण बनते हैं, अंतः कोण 1 2 3, 3 जो त्रिभुज के कोण बनते हैं अंतः कोण उनको बोलते हैं। तो इन सब का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। अगला देखो, इसी में नहीं, जो समबाहु त्रिभुज होगा, हर त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोणों का योग होगा वो 180 अंश ही होता है। जब तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और हमने आपको बता दिया कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो बराबर बराबर ये बट जाएगा, 180 3 जगह बट जाएगा, कितना होगा, 60 अंश। ये भी होगा 60 अंश, ये भी होगा 60 अंश, क्योंकि 60 60 120, 120 और 60 हो गया 180, तो ये भी 60 60 में बट जाएगा, 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश। अब यहाँ समझ गए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये समझ लो यहाँ से। तो ये तो हम आपको समझा चुके हैं समबाहु त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज में अगर 3 भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। वो तो आगे की बात है, उसको यहाँ पे नहीं प्रयोग करना है। हम त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे और सर्वांग समता उसके बाद समझ लेते हैं, फिर समरूपता पढ़ेंगे। पहले उनके प्रकार ही देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज तो हम समझ चुके हैं। अब आगे देखो, नंबर 2 पे हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें जरा नाम से चेक करो क्या इसका नाम है। सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो या बराबर हो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो यहाँ से कैसे, भाई त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं समान हो या बराबर हो, कुछ भी लिख सकते हो, समान हो, बराबर हो, सम हो, वो क्या कहलाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। भाई त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे लिख लेना आप, कहलाता है। तो देखिए इसका भी कोई चित्र देख लो, उसको समझ लो फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। कैसे, देखो यहाँ पर हमने एक चित्र बना दिया, ये देखो आपके सामने एक चित्र बनाया है, ये देखो, नाम दे दो यहाँ पर ए बी सी, नाम दे दिया हमने यहाँ पर ए बी सी। अब हमको देखने में ही लग रहा है, दूसरी बात हम कुछ यहाँ पर समझाने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। मान लिया ये भुजा 7 सेंटीमीटर की है, यह बाली भी 7 सेंटीमीटर की, 2 भुजाएं बराबर होंगी। अगर तीसरी भी हमने बराबर कर दी तो हम किस में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे समबाहु त्रिभुज में। लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या था, यहाँ पर यह था बच्चों ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी और बराबर सी ए, मतलब ये सभी भुजाएं कैसी थी आपस में बराबर। ऐसे इस वाले में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर या आर पी, एक ही बात, वो सब बराबर थी। तो वैसे यहाँ पर 2 बराबर होनी चाहिए, तीसरी बराबर नहीं होनी चाहिए। ये 7 सेंटीमीटर की है, ये भी 7 सेंटीमीटर की है,
ये मान लो 3 सेंटीमीटर की है, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु हो गया। कौन कौन सी भुजाएं दो बराबर हैं, यहाँ पर ए बी और बराबर बी सी। भुजा जो आपकी है, भुजा कौन सी, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी कह लो या सी ए कह लो, बात एक ही है। तो ए बी बराबर भुजा ए सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लो आप, समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो बच्चों दो कोण भी बराबर होंगे, गारंटेड। दो कोण हमेशा बराबर होते हैं जब दो भुजाएं बराबर होती हैं। देख लो ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दो कोण भी बराबर होते हैं। ये मान लिया यहाँ पर बन रहा है 60 अंश, तो ये कितना बनना चाहिए, ये कुछ और ले लो। ये मान लिया यहाँ पर बन रहा है 70 अंश, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 70 अंश ही होना चाहिए। ये 70 अंश हो गया और ये वाला भी 70 अंश हो गया। त्रिभुज के अंतर्गत तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 180 अंश। अब समझ लो यहाँ से 180 अंश, लेकिन ये 70 के 2 हो गए, 140 हो गए। फिर ये कितना बचा, ये बचा है बच्चों 40 अंश। त्रिभुज को जरा विस्तार समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एक और चित्र समझ लो। देखो या इतना तो समझ गए होगे, अब आगे एक और चित्र समझ लो। देखो कैसे समझते हैं। अब की थोड़ा चित्र हम अलग टाइप का बनाते हैं, आपको देखने में थोड़ा दूसरी तरीका का लगे। देखो कैसे, हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया। मान लो समकोण त्रिभुज, कुछ भी हो सकता है, सब जरूरी नहीं समकोण ही हो, कुछ भी हो सकता है, समकोण जरूरी नहीं है, केवल दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कुछ भी वो हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया, ऐसे ऐसे ले लिया त्रिभुज। अब एक भुजा यहाँ पर है मान लो 4 सेंटीमीटर, अगली वाली भी 4 सेंटीमीटर है। अब एक मान लिया कुछ और है, 6 ले लो, 5 ले लो, ये मान लो 6 सेंटीमीटर है। अब देखने में लग रहा है आपको क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा हो गया, समद्विबाहु। नाम दे दो पी क्यू आर। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन से बराबर हैं, पी क्यू बराबर पी आर। यहाँ पर देखो भुजा, जो भुजा आपकी पी आर आई है, आर पी आई है, पी आर बराबर किसके, पी आर जो भुजा है वो बराबर है किसके, ये बराबर है भुजा, कौन सी भुजा, पी आर बराबर है क्यू आर के, क्यू आर। जब भुजा पी आर क्यू आर के बराबर है तो ये भी कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आप समझ गए होंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। अब देखिए त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, उसके अंतर्गत जो कोण बनेगा वो 180 अंश का ही बनता है। यहाँ से हम दो चीजें समझ चुके हैं, क्या कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर भी समझ लो, एक कोण मान लिया यहाँ पर है ये कोण मैंने 30 अंश ले लिया, तो अगला वाला भी कितना होगा, ये भी 30 अंश होगा। ये 30 अंश, ये 30 अंश कितना हो गया 60। फिर ये कितना हो गया, ये कोण बोलो कितना हो गया, टोटल कितना होना चाहिए 180। अंदर का जो टोटल कोण है वो 180 अंश होना चाहिए। ये 30 अंश ले लिया, 30 अंश ले लिया, तो ये कितना बचा, फिर बोलो, ये बचा है बच्चों 30 30 60, तो ये बचा 120 अंश। कितना अंश बचा, 120 अंश। ये देखने में जो होता है, देखने से कुछ नहीं होता, जो हम मान लेंगे उससे मतलब है हमें। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, इतना लिख लो, उसके बाद अगला समझते हैं। अब बच्चों भुजाओं के आधार पर जो तीसरा टाइप बचा था विषमबाहु त्रिभुज, उसको जरा देख लेते हैं। देखिए इसको नाम से समझ लो, विषम माने जो बराबर ना हो, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, ऐसे त्रिभुज को बच्चों विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो जैसे जैसे कि पहले इसकी प्रमादा लिख लो ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, मतलब कोई भुजा समान हो, समान ना हो, तो असमान हो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, अपने आप लिख लेना। तो देखो इसका भी एग्जाम्पल कुछ जैसे, एग्जाम्पल समझ लो। हमने एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर देखो ये समझ लो एक त्रिभुज, ये है त्रिभुज हमारे पास, ये त्रिभुज हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, एक मान लो 2 सेंटीमीटर की है, अगली मान लो 4 सेंटीमीटर की है, अब ये मान लो 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं जो हैं वो असमान हैं, अलग अलग हैं, तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, ये त्रिभुज कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो ए बी सी हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भुजा ए बी, जब भुजा ए बी है वो नॉट इक्वल टू भुजा बी सी, ए बी सी के बराबर नहीं है और बी सी
AC या CA के बराबर नहीं है, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लिया 4 है, 1 2 है, 1 5 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है लेकिन समान ना हो बस। तो यहाँ पर जब तीनों भुजाएं समान नहीं हो तो तीनों कोण भी समान नहीं होंगे। तीन भुजाएं बराबर तो है नहीं, तो तीनों कोई भी कोण भी समान नहीं होगा। मान लिया एक कोण हमने आप 90 अंश ले लिया, 90 अंश ने कुछ और ले लो, मान लिया हमने एक कोण आप 100 अंश ले लिया, ये कोण हमने 100 अंश ले लिया, ये हमने ले लिया मान लिया 30 अंश, ये 100 अंश है, ये 30 अंश है, फिर बचता कितना है ये चीज़ समझ लो। तीनों कोणों का योग होता है बच्चों कितना, त्रिभुज के अंतर्गत जो तीनों कोण बनते हैं उन सभी का योग होना चाहिए 180 अंश, ध्यान रखो। अब देखो 100 इतना है, 30 ये है, तो 100 30 130, फिर बचे कितने 50 अंश, ये वाला कोण कितने अंश का होगा 50 अंश। देखो तीनों कोण अलग अलग होंगे, तीन भुजाएं अगर अलग अलग हैं और इस त्रिभुज को हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज एक और ले लो, हमने यहाँ से एक त्रिभुज ऐसा और बना लिया, ये नहीं हमको इस तरीके का लेना है, हमने एक त्रिभुज और ले लिया इस तरीके से ऐसे, देखो यहाँ से ये त्रिभुज ले लिया, ये भुजा मान लिया 4 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, अब ये 6 सेंटीमीटर की है। अब ये त्रिभुज कौन सा हो गया बताओ, ये त्रिभुज हो गया विषमबाहु, नहीं सॉरी हाँ विषमबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। नाम दे दो कुछ ABCD PQR, तो इसकी तीनों भुजाओं में से कोई भुजा समान नहीं है तो ये भी त्रिभुज कौन सा हो गया विषमबाहु त्रिभुज हो गया। जहाँ पर तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं वहाँ पर तीनों कोण भी समान नहीं होते हैं, तीनों कोण अलग अलग होंगे, तो ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, वो आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग इसको भी लिख लो, उसके बाद बताएंगे आपको कोणों के आधार पर। चलिए अब बच्चों देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर ही मैंने, अब बच्चों देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर भी हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा न्यून कोण, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, पहले पढ़ा था कक्षा 6 7 8 में। वह त्रिभुज नहीं सॉरी वह कोण जिसका मान 0 से अधिक हो 90 अंश से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। या समझ लो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो, क्या कहलाएगा न्यून कोण कहलाता है। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 0 से अधिक हो 90 से अधिक 90 से कम हो। अब 0 से अधिक होगा 90 से कम होगा ये बात लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर कोई कोण 0 होगा त्रिभुज कैसे बनेगा, त्रिभुज बनेगा नहीं। जो कोई शीर्ष अगर 0 हो जाएगा तो रेखा के ऊपर रेखा रहेगी, त्रिभुज कैसे बनेगा, बनेगा नहीं। तो डायरेक्ट हम ये समझ लेते हैं भाई त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल समझ लो इसका, जैसे मान लिया हमने एक त्रिभुज ले लिया, यहाँ पर ये त्रिभुज हमने ले लिया, यहाँ से देखो ये कोण हमने मान लिया है यहाँ 70 अंश, कितना मान लिया 70 अंश, ये 70 अंश मान लिया। अब ये मान लिया हमने 40 अंश। त्रिभुज के अंतर्गत तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, ये होता है 180 अंश। अब देखो जो 70 है, जो 40 है, 70 40 कितने हो गए 70 40 110, फिर ये वाला कितना बचा, ये वाला बच्चों खुद बचेगा 70 अंश, कितना बचेगा 70 अंश। अब देखो त्रिभुज के अंतर्गत जो तीनों कोण बने हैं वो कितने कितने अंश के हैं, वो सब 90 से कम के हैं, एक 40 70 70। तो ऐसा त्रिभुज आपको कहीं देखने को मिल जाता है तो आप लोग समझ जाना कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। नाम दे दो कुछ ABC। अगला ले लो त्रिभुज, एक त्रिभुज हमने यहाँ से ले लिया, ये देखो एक त्रिभुज हमने यहाँ से ले लिया, नाम यहाँ दे दो PQR, कुछ भी नाम दे सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, जो आप लोग समझदार है कुछ भी नाम दे दो, ABC PQR ST UV WXYZ ऐसे Z तक आ से लेकर ज्ञात तक, बहुत अच्छा रहे, जो नाम दे सकते हो। अगर यहाँ पे एक कोण हम यहाँ ले लें 40 अंश, ये मान लो कोण ले लें हम 80 अंश, कितना ले लें 80 अंश, फिर ये कोण कितना होना चाहिए, अब समझ लो 80 40 120, ये कोण 60 अंश का होना चाहिए, कितना अंश का होना चाहिए 60 अंश का। अगर कोई कोण 90 से अधिक का हो जाता है या फिर 90 हो जाता है तो वो न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा, उसका टाइप अलग होगा, वो टाइप हम अलग देखेंगे अभी आगे। तो ये देखो ये पहचान है कि प्रत्येक कोण जो है वो 90 से कम का होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसका दूसरा टाइप हम देख लेते हैं क्या, वो है देखो न्यून कोण के बाद आता है समकोण त्रिभुज।
अब समकोण त्रिभुज को तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे हमने पाइथागोरस प्रमेय समझाई थी, पूरी त्रिकोणमिति का जो प्रारंभिक शुरुआत का वीडियो था, बेसिक था, वो सब समझा दिया था। तो समकोण त्रिभुज को तो हम अच्छी तरीके से समझ ही गए हैं। क्या होता है पहचान? भाई त्रिभुज जिसका एक कोण बच्चों कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। भाई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और यहाँ लगातार वीडियो बने रहना है, ताकि त्रिभुज पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज की बारीकी, कोई भी दिक्कत कहीं कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल पूरा अच्छा आप लोग स्पष्ट समझ पाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अब आगे समकोण त्रिभुज का हम एक एग्जाम्पल भी तो देख लेते हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज होता है ऐसा, एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का। 90 अंश का कहाँ बन रहा है? अब देखने में तो 90 अंश का आपको कहीं भी लग रहा है, लेकिन देखने में कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है 90 अंश। हमने बताया था कि 90 अंश के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें भुजाओं के नाम होते हैं लंब, कर्णाधार, वो सब भूल गए? पीछे जाके वीडियो देख लेना। ABC, ये ABC हमने यहाँ नाम दे दिया। तो एक कोण 90 अंश का है, बाकी चाहे कुछ भी हो। बाकी हमने यहाँ मान लिया, या हमने ले लिया 40 अंश, तो फिर ये कितना बचेगा? ये बचेगा 50 अंश, क्योंकि 50 40 90 और 90 यहाँ से हो गया 180। अगला यहाँ से ले लो, एक त्रिभुज हम यहाँ से और ले लेते हैं। चलिए ये मान लिया हमने, अब तो 90 अंश होता है, ये मान क्या लिया? 90 अंश यहाँ पर है, और उसके बाद ये 45 अंश का है, तो ये कोण भी कितने का होगा? 45 अंश का। तो ऐसा त्रिभुज जहाँ पर एक कोण 90 अंश का हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो कोणों के आधार पर हम दो प्रकार समझ चुके हैं। तीसरा प्रकार इसका देख लो। तीसरा क्या होता है? तीसरा बच्चे प्रकार होता है, नंबर 3 डाल लो। तीसरा इसका प्रकार होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कक्षा 9 का क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ कक्षा 10 में? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि समरूपता है। वहाँ हमने सर्वांग समता पढ़ी थी, यहाँ समरूपता है। तो बेसिक पीछे का अच्छा तरीके से याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं हुआ तो आगे आपको दिक्कत होगी, इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। अब लेकिन पढ़ाएंगे पूरा, इसी वीडियो में आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, तो बने रहिए। अधिक कोण त्रिभुज, भाई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम का हो। भाई त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई सा भी एक कोण, ज़्यादा नहीं, केवल एक कोण, क्योंकि ज़्यादा हो ही नहीं सकते। एक 90 से अधिक हो जाएगा, दूसरा कहीं 90 हो गया, वो तो 180 से पार कर जाओगे फिर। लेकिन होना कितना चाहिए? होना चाहिए 180 अंश। तो एक ही कोण 90 अंश से अधिक हो सकता है। एक कोण 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? ये बच्चों कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। इसके जरा एग्जाम्पल देख लो। मान लिया देखो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, समझ लो। यहाँ से हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है, ठीक। अब देखने में तो ये लग रहा है कि यहाँ से 90 अंश का कोण बन रहा है, लेकिन अब यहाँ नहीं चलना है, 90 अंश के आगे निकल जाना है। और अब 90 के आगे निकल गए, मान लिया हम यहाँ पहुँच गए 130 पे। कितना पहुँच गए? 130 पे। अब ये कोण कितना हो गया? 130 अंश। समझ लो, ऐसे 130 अंश हो गया। हमने त्रिभुज खींच लिया। अब त्रिभुज जब खींचा तो त्रिभुज खींचने पर एक अकेला 130 अंश था। एक जो त्रिभुज कोण था, एक कोण वो अकेला 130 अंश था। अगला फिर कितना होगा? होना तो 180 अंश ही चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो वो कम कम का हो जाएगा। अब मान लिया एक कोई कितना हो गया? कोई 30 अंश हो गया, एक कितना हो गया? कोई 20 अंश हो गया। अब 20 और 30 50, 50 130 कितने हो गए? 180 हो गए। अगला ले लो। अगला हमने यहाँ से एक त्रिभुज और खींच लिया, ये त्रिभुज खींचा। तो त्रिभुज खींचने पर क्या हुआ? यहाँ मान लिया हमने कोण ले लिया अब की बार 110 अंश। एक त्रिभुज हमने एक कोण ले लिया 110 अंश, तो फिर ये कोण कितना होगा? ये कितना भी हो, लेकिन 90 से अधिक का तो हो ही नहीं सकता है, दो न्यून कोण होंगे फिर बाद में। तो ये कोण कितना होगा? ये कोण हमने मान लिया यहाँ से ले लिया 30 अंश, ये 30 अंश ले लिया, फिर ये कितना बचेगा? ये बच्चों बचेगा 40 अंश। कितना बचेगा? 40 अंश। तो अब ये पहचान देख लो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से
90 अंश हो तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। 90 से अधिक का हो, 180 से कम का हो तो वो कौन सा होता है, अधिकोण त्रिभुज। चलो समझ लो इसको, और उसके बाद में लिख लो, फिर आगे समझाते हैं आपको। तो बच्चों अब हम आते हैं सीधे आपकी एक्सरसाइज पर। इससे पहले भी थोड़ा समझ लेते हैं सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता, अब जरा इसको समझ लो, इसको तोड़ तोड़ के लिख लो। देखिए सर्वांग समता को हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, सर्व अंग और समता, सर्व प्लस अंग प्लस समता। इसमें सर्व का मतलब होता है सभी, क्या मतलब होता है, सभी। और अंग, समता माने समान हो, समता माने समान हो। वह आकृति जिसके सभी अंग समान हो, जिसकी आमाप समान हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ समान हो, ऐसी आकृति क्या होती है, सर्वांग समाकृत कहलाती है। ऐसी आकृतियों को सर्वांग समाकृतियां कहते हैं। सर्वांग समता का मतलब ये होता है सभी अंग समान हो। तो देखो सर्वांग समाकृतियां कुछ देख लो पहले। सर्वांग सम आकृतियां, इनके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो कक्षा 9 का टॉपिक है, लेकिन जब हम समरूपता पढ़ेंगे तो साथ साथ में जरूरी भी है, क्योंकि समरूपता में सर्वांग समता भी आ जाता है बीच बीच में। अब वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, तो अभी समझते हुए चलो। देखो क्या होता है सर्वांग समता। मान लिया, समझ लो आपके क्लास में जो हिंदी की किताबें हैं वो सभी बच्चों के पास हिंदी किताबें जो देखने में एक जैसी हैं, लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, पेज होने के साथ साथ ऊंचाई अर्थात मोटाई भी एक जैसी है। तो वो सभी हिंदी की किताबें कैसी हो गई, सर्वांग समाकृतियाँ हो गई। अब हमने यहाँ पर बच्चों 2 व्रत बना दिए। क्या बना दिए, 2 व्रत बना दिए। अब देखो देखने में तो एक जैसे हैं ही, साथ में अगर त्रिज्या भी समान है, मान लो त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर की है, इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है। अच्छा इसके बाद अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लिया हमने एक त्रिभुज बना दिया। कौन सा त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज यहाँ पे देख लो, ये आपका पहला वाला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल त्रिभुज हमने आप 2 बना दिए। देखो यहाँ से 2 त्रिभुज बना दिए। एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, इसकी भी 3-3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, इसकी भी 3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, इसकी भी 3 सेंटीमीटर की हैं, इसकी भी 3 सेंटीमीटर की हैं, इसकी भी 3 सेंटीमीटर की हैं। अब बच्चों बताओ ये आकृति कैसी है, ये आकृति जो है वो सर्वांग सम है। कैसी आकृति है, ये आकृति कैसी है, सर्वांग सम है। तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। आगे चाहो तो और समझ लो। देखो यहाँ से हमने यहाँ पर एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। ये जो वर्ग बनाया है इसकी भुजा प्रत्येक की 5 सेंटीमीटर ले ली। वर्ग की तो 5 चारों भुजा बराबर होती हैं, तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। अगला एक हमने वर्ग और बना लिया। अगला वर्ग बनाया तो उसकी भुजा कितनी ले ली हमने, वो भी 5 सेंटीमीटर ही ले ली। 5 सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग दोनों आपस में कैसे हो गए, ये वर्ग बच्चों सर्वांग सम हो गए। कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। कैसे हो गए, सर्वांग सम। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, देखने में भी एक जैसे हैं, सर्वांग सम हो गए। अब यहाँ पर बच्चों हम 1-2 शब्द समझ लेते हैं। एक समझ लेते हैं हम शेप, SHAP शेप, ताकि आपको समरूपता समझने में आसानी रहे। दूसरा समझ लेते हैं शब्द साइज, साइज। अब शेप माने क्या होता है बच्चों, शेप माने होता है आकृति, शेप माने आकृति। अब साइज माने क्या होता है, साइज माने होता है आकार। तो जिन आकृतियों में आकृति, शेप और साइज मतलब आकृति और आकार दोनों एक जैसी हैं, वही आकृतियाँ कैसी कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। अगर आकृति और आकार दोनों समान हैं तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, ऐसे चित्र क्या कहलाएंगे, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, सर्वांग सम वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे समझ लो, जैसे मान लो एक कमरे में लगे 4 पंखे जो एक जैसे होंगे तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। आपके क्लास की बैठने वाली सभी सीटें क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम कहलाती हैं। उसके बाद देख लो आपके क्लास की जो बैग रखने वाली सभी सीटें कैसी होंगी, सर्वांग सम होंगी। आपके क्लास के सभी विंडो कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। आपके दोनों जूते कैसे हैं, सर्वांग सम है। आपकी दोनों चप्पलें कैसी हैं, सर्वांग सम है। एक ही पैकेट, कलम के पैकेट में सभी कलम कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। एक ही मॉडल के सभी मोबाइल फ़ोन कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों ये सर्वांग सम आकृतियों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और हाँ एक चीज़ और समझ लो, मान लिया तुमने कहीं एक बल्ब का डिब्बा ले लिया, बल्ब का पूरा डिब्बा ले लिया, मतलब पैकेट पूरा ले लिया है। पूरे पैकेट में जितने भी बल्ब निकलेंगे वो सब कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। उनकी आकृति एक जैसी होगी, आकार भी एक जैसा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक जैसी होगी। तो वो आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं,
सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। चलो बच्चों इतना समझ लो, लिख लो, उसके बाद देखते हैं आपको सीधे आपके आते हैं किस पे, समरूपता पे। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 और थोड़ा समझ लेते हैं समरूपता के बारे में। अब हम आ गए हैं सीधे आपकी एक्सरसाइज पे। तो समरूपता क्या होती है? समरूपता का मतलब है रूप तो एक जैसा हो, आकृति एक जैसी देखने में लगे, लेकिन आकार एक जैसा ना हो, तो ऐसी आकृति कौन सी कहलाती है? ऐसी आकृति समरूप आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? समरूप आकृति। मतलब देखने में एक जैसी लगे लेकिन उसका आकार एक जैसा ना हो। जैसे जैसे मान लिया हमने दो बंदर ले लिए, दो बंदर देखो, देखने में तो बंदर ही हैं दोनों, दोनों के चार हाथ, चार पैर और जो भी पूंछ वगैरह है, जो भी मतलब देखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसा आकार नहीं है। तो ऐसे आकृतियों को क्या कहेंगे? हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे आप लड़के हो तो आपके पिताजी, आप लड़की हो तो आपकी माताजी। ये कैसे हैं आकृतियाँ हैं? ये समरूप आकृतियाँ हैं। जैसे मान लिया कलम हमने ले लिया, छोटा कलम, बड़ा कलम, बैठने वाली सीट, आपकी क्लास में बैठने वाली सीट और बैग रखने वाली सीट, आकृतियाँ कैसी हैं? ये समरूप हैं, सॉरी हाँ समरूप आकृतियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या इसकी परिभाषा होगी। वह आकृतियाँ जो देखने में एक जैसी हों लेकिन उनका आकार जो साइज है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आकार या आमाप, आमाप का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी है, आमाप एक जैसा ना हो, आमाप एक जैसा ना हो, तो वैसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे जैसे मान लिया हमने क्या क्या आकृति समझ लो, हमने एक गाय ले ली, अब गाय की एक बछिया ले ली। गाय और बछिया दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे हैं पूरी माप बराबर एक जैसे नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो कैसे हो गए? समरूप हो गए। और हमने एक ले लिया, यहाँ पर मोबाइल के बारे में समझ लो, एक हमने छोटा फ़ोन ले लिया, अब दूसरे नंबर पर ले लिया बड़ा फ़ोन, तो दोनों फ़ोन आपस में कैसे हैं? ये दोनों फ़ोन समरूप हैं, देखने में तो एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा लग रहा है, लेकिन साइज में अलग अलग हैं। अगर अलग अलग कंपनी है तब तो ये आकृतियाँ कैसी हो गई? समरूप आकृतियाँ हो गई। जैसे हमने एक इंग्लिश की किताब ले ली, क्या किताब ले ली? एक किताब हमने इंग्लिश की ले ली और एक किताब हमने एक मैथ की ले ली। अब देखने में तो किताबें हैं, पन्ने हैं, चौकोर हैं, आयताकार हैं, लेकिन उनकी आकार जो हैं, आकृतियाँ जो हैं वो आकृतियाँ तो समान हैं, आकार जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसे ही आकृतियों को हम क्या कहेंगे? समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे मान लिया कुछ भी समझ लो, मान लिया दो लड़के हैं, छोटे बड़े दो लड़के हैं, तो आपस में कैसे होंगे? आपस में समरूप होंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। एक छोटा है एक बड़ा है, सर्वांग सम नहीं होगा। और जैसे एक आकृति और ले लो, जैसे कि हमने मान लिया एक खिड़की ले ली, एक किवाड़ ले लिया, मतलब एक दरवाज़ा ले लिया, तो ये आकृतियाँ देखने में कैसी हैं? देखने में तो आपकी आकृतियाँ समरूप हैं लेकिन इनका आकार जो है वो अलग अलग है, इसलिए आकृतियाँ कैसी हो जाएंगी? इसलिए आकृतियाँ समरूप हो जाएंगी। आगे और समझ लो, जैसे हमने मान लो एक आकृति और ले ली, हमने एक त्रिभुज ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? त्रिभुज ले लिया। ये देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगला हमने एक त्रिभुज और ले लिया, ये त्रिभुज हमने एक और ले लिया, इसकी भुजा मान लो 6 सेंटीमीटर, इसकी भुजा मान लिया हमने 7 सेंटीमीटर, इसकी भुजा हमने मान ली 8 सेंटीमीटर। अब ये देखने में कैसी हैं? देख लो यहाँ पर, ये देखने में आपको कैसी लग रही हैं? ये देखने में लग रही है त्रिभुज है, हाँ है, लेकिन त्रिभुज तो है, बढ़िया बात है। अगर देखने में त्रिभुज लग रहा है लेकिन भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांग सम ना होकर के कैसा होगा? समरूप होगा। अब यहाँ पर हमने दो वृत्त ले लिए अलग अलग साइज के, ये हमने वृत्त ले लिए, एक वृत्त बड़ा है एक वृत्त छोटा है, ये आपस में कैसे हैं? ये सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे? ये सर्वांग सम होंगे। और उसके बाद में एक हमने वर्ग ले लिया, एक वर्ग छोटा ले लिया और एक वर्ग बड़ा ले लिया, ये आपस में कैसे होंगे? सर्वांग समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये भी समरूप हैं, ये भी समरूप हैं और ये भी समरूप हैं। तो देखो ये छोटा है ये बड़ा है, देखने में एक जैसा है, कोण 90 अंश का है, सब कुछ भुजाएं बराबर हैं, तो देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन कैसा होगा? समरूप होगा, क्योंकि इसकी आकृति समान नहीं है। सॉरी, इसका आकृति तो देखने में समान है लेकिन आकार समान नहीं है, इसका साइज समान नहीं है, शेप एक जैसी है, इसलिए आकृति कैसी हो गई? इसलिए आकृति समरूप हो गई। तो बच्चों इसके बाद हम सीधे पढ़ाते हैं अब आपकी प्रश्नावली
6.1। अब देखते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल यह है रिक्त स्थान भरो, और दूसरा सवाल ये कर रहा था निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब एक तीसरा सवाल और है, वो उसके बाद समझाएंगे आपको। तो यहाँ देखो, सभी व्रत होते हैं, डॉट डॉट लिखा, सभी व्रत होते हैं, तो कैसे होते हैं? अब सभी व्रत ये तो हम नहीं कर सकते, कैसे होते हैं? मान लिया समान त्रिज्या के हैं, समान त्रिज्या के हैं तो यहाँ देखने में भी एक जैसे होंगे, और इनकी जो माप होगी, जो परिधि होगी, जो गोलाई होगी, वो भी बराबर होगी, तब तो हम कह सकते हैं सर्वांग सम है। लेकिन अगर सभी व्रत होते हैं तो पता नहीं किस किस त्रिज्या के हैं, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई और बड़ा हो सकता है, तो इस तरीके से कोई और छोटा हो सकता है। तो सभी व्रत हम कह सकते हैं, सभी व्रतों की बात इकट्ठी हो रही है, एक दो की नहीं हो रही है, सभी व्रतों की हो रही है। तो सभी व्रत केवल बच्चों समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ हम भरेंगे समरूप, समरूप होते हैं। सभी वर्ग, अब सभी वर्ग की बात हो रही है, अगर यहाँ माप दी होती कि मान लिया दो वर्ग हैं, एक यहाँ पर देखो 2-2 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले दो वर्ग हैं, तो हम क्या कर सकते थे? ए भी दो, तब हम क्या कर सकते थे? तब हम कह सकते दोनों सर्वांग सम है। लेकिन सभी की बात हो रही है, कोई माप नहीं दी रखी है यहाँ पर, तो सभी वर्ग भी कैसे होंगे? सभी वर्गों की बात हो रही है, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा नंबर देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समझो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? ऐसा तो नहीं हमने एक ले लिया समकोण त्रिभुज और एक ले लिया निम्न कोण त्रिभुज, ये तो समरूप होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है और निम्न कोण त्रिभुज ऐसा बनता है। अब ये समरूप कहाँ है? एक हमने ले लिया, मान लिया समकोण त्रिभुज, अब एक ले लिया हमने अधिक कोण त्रिभुज, अब ये भी समकोण नहीं है, वो सॉरी ये भी समरूप नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? केवल एक ही त्रिभुज समरूप होगा, वो कौन सा होगा? वो समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो वो देखने में कैसे होंगे? समरूप होंगे। जरा देख लो, देखो ये समबाहु त्रिभुज है एक, और एक ये समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों कैसे हैं? देखने में एक जैसे हैं, तो समरूप हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर उन्होंने शर्त दे रखी है, बता भी दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो बच्चों संगत कोण बराबर होने पर ही बहुभुज समरूप होगा। बहुभुज का मतलब है कोई भी भुजा वाले कोई आकृति हो सकती है। जैसे भुजाओं वाली आकृति कौन कौन सी होती हैं? आयत, बस वृत्त को छोड़कर सभी भुजाओं वाली आकृतियाँ हैं। तो यहाँ समझ लो उनके कोण कैसे हों? बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। कैसी हों? समानुपाती हों। संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हों, मतलब समान अनुपात में हों, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे? तो वो बहुभुज कैसे होंगे? वो समरूप कहलाते हैं। तो यहाँ बराबर भरा था, यहाँ क्या भरेंगे? समानुपाती। अब एक कोण बराबर हैं, कोण समान अनुपात में, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 में। उससे भी पहले हम आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे, सभी नियम समरूपता के बताएंगे, क्योंकि पीछे का जो बेसिक था वो हम पढ़ चुके थे और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट भी कर चुके हैं लगभग। तो समरूप आकृतियों को दो उदाहरण देने हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो, भिन्न भिन्न अलग अलग दो उदाहरण दो समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? हमने मान लिया गेंद ले ली। समरूप आकृतियों का जो पहला एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, हमने एक गेंद ले ली, गेंद गोल होती है, और दूसरा क्या ले लिया? फुटबॉल ले लिया। क्या ले लिया? फुटबॉल। गेंद और फुटबॉल देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन कैसे हैं? साइज में छोटे बड़े हैं, इसलिए कैसे हो गए? समरूप हो गए। और हमने क्या किया? एक हमने हिंदी किताब ले ली, एक किताब क्या ले ली? हिंदी की किताब, और दूसरी किताब किसी और विषय की ले लो, दूसरी हमने ले ली फिजिक्स की किताब, फिजिक्स की किताब। अभी दोनों आकृतियाँ कैसी हो गई? ये कोई पतली होगी कोई मोटी होगी, तो ये आकृतियाँ भी कैसी हो गई? समरूप हो गई। कैसी हो गई? समरूप हो गई। तीसरा एग्जाम्पल लेना चाहो तो बिल्ली ले लो और बिल्ली का बच्चा ले लो, बिल्ली बा उसका बच्चा, बिल्ली बा उसका बच्चा, ये कैसे होंगे? ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कैसे होंगे? देखने में एक जैसे लग रहे हैं। आप बच्चों को भी बता सकते हो कि बिल्ली है, बिल्ली का है, लेकिन क्या छोटे बड़े नहीं है, मतलब साइज समान नहीं है, इसलिए ये भी कहते हैं समरूप है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, जो भाई आकृतियाँ बताओ जो समरूप नहीं है, तो क्या लो ऐसी आकृति। हमने मान लिया एक अमरूद ले लिया, अमरूद का पेड़ नहीं फल, हमने एक यहाँ पर एक सेब ले लिया। पहला एग्जाम्पल इसका देखो, हमने एक क्या ले लिया? सेब ले लिया। दूसरा क्या ले लिया? केला ले लिया। फलों के बारे में ले लो, सेब ले लिया और केला ले लिया। अगला क्या? हमने एक गाय ले ली,
गाय, एक गाय ले ली, बस चिड़िया। क्या देखने में जैसी हैं? नहीं है। तो ये आकृतियाँ कैसी हो गई? ये आकृतियाँ हो गई समरूप नहीं हैं। ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। और वैसे यही एग्जाम्पल दो ही दो नहीं, तो आप चाहो तो जितने ले सकते हो। हाँ, ये दोनों प्रश्न थे जो NCERT के हैं, और ये विकल्प में आ सकते हैं या एक आध नंबर में, एक दो नंबर में NCERT आ सकता है। ये भी NCERT का था, ये क्वेश्चन भी NCERT का था। दो एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। जो तीसरा एक और ले लो, हमने साइकिल ले ली, साइकिल। अगला हमने जहाज ले लिया। तो ये आकृतियाँ में कैसी हैं? समरूप नहीं है। तो बच्चों इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, इतना लिख लीजिए। उसके बारे में आपको एक जो लास्ट सवाल बताया वो भी बता देते हैं। चलो अब देखते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट सवाल। ये क्या है? यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया है, यहाँ पर भी एक चतुर्भुज दिया है। तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज लग रहा है, ये चतुर्भुज देखने में क्या लग रहा है? वर्ग। अब सवाल ये कह रहा था कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं कि नहीं है, समरूप हैं या नहीं है। तो देखने में ही लग रहे हैं कि समरूप नहीं है, लेकिन हम ऐसे इसको समरूप नहीं मान सकते। कैसे नहीं मान सकते? देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, सब भुजाओं के अनुपात देख लो। यहाँ पर देखो 1.5 मतलब 1.5, इसके सामने वाली भुजा कितनी है? 3 है। ये कितनी है? 1.5, इसके सामने वाली 3 है। ये कितनी है? 1.5, इसके सामने वाली 3 है। ये कितनी है? 1.5, इसके सामने वाली 3 है। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है। कैसा है? समान है। देखो कैसे, यहाँ से करके देख लो, PQ अनुपात देख लो, PQ बटे लिखो AB बराबर। उसके बाद PQ के बाद आता है QR मतलब BC बटे में, जब सामने वाले भुजा सामने वाले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ RS के सामने वाली CD बराबर, यहाँ है SP के सामने वाली, SP के बच्चों सामने वाली भुजा कौन दी है? SP के सामने वाली है DA या AD, DA लिख लो या AD लिख लो। बता देखो PQ कितनी है? PQ ये है 1.5, AB कितनी है? 3 है। QR कितनी है? QR 1.5, BC कितनी है? 3 है। उधर देख लो RS कितनी है? RS 1.5 बटे CD कितनी है? देखो CD 3 है बराबर। SP कितनी है? SP 1.5, DA कितनी है? DA भी 3 है। अब इसको आपको कैसे देखेंगे अनुपात बराबर है? ऐसे लग रहा है कि देखो ये सब बराबर मामला है, तो सब बराबर ही होगा। ऐसे नहीं तोल करना, चावल करना, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ा लो, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। 15 × 15 15 दूनी 30, 15 × 15 15 दूनी 30, 15 × 15 15 दूनी 30, 15 × 15 15 दूनी 30। तो सब क्या आया? ये आया है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब संगत अनुपात तो बराबर आ गया है, लेकिन संगत अनुपात ही तो बराबर आया केवल, लेकिन संगत कोण भी तो बराबर आने चाहिए। भुजाओं का जो संगत अनुपात है वो बराबर आ गया है, समरूपता का नियम सत्य है, लेकिन इसके साथ साथ संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। ये त्रिभुज के समरूपता की कसौटी है, जो अगली प्रश्नावली से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर जब आ गई है तो इसको समझ लेते हैं जरा इसके बारे में। वैसे समरूपता की जो कसौटियाँ हैं वो एक्सरसाइज 6.2 से शुरू हैं। तो यहाँ पर समझो, देखो यहाँ जो कोण होगा, क्या वो इस कोण के P कोण के बराबर होगा? जो यहाँ पर आपका कोण A है, क्या P कोण बराबर होगा? कोण A बराबर नहीं है। जो P कोण A कोण के बराबर नहीं है, S कोण D कोण के बराबर नहीं है, Q कोण B के बराबर नहीं है, R कोण C के बराबर नहीं है। मतलब संगत कोण बराबर नहीं है, केवल संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। अब तरीका क्या है? नियम यह है कि संगत भुजाएं के साथ साथ संगत कोण भी समान अनुपात में होने चाहिए, तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? अगर परीक्षा में आ जाता है कैसे लिखेंगे ये समझ लो। दी गई, इसका आंसर लिख रहे हैं हम, दी गई आकृतियों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। संगत भुजाएं समान, भुजाएं तो लिख लो, भुजाएं तो समान अनुपात में हैं, लेकिन संगत कोण की भाई तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संगत कोण समान अनुपात में नहीं है, अनुपात में नहीं है। अतः दी गई आकृतियां कैसी हैं? समरूप हैं? नहीं है।
आकृतियां समरूप नहीं हैं। तो बच्चों आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। और हाँ, आप लोग वीडियो को पूरा ही देखा करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दिया करें। चलिए धन्यवाद।